हेलो एवरीवन। हम लोगों ने ऑलरेडी सीएफ का एक पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था अमेंडमेंट्स का, जो दिसंबर अटेम्प्ट में एप्लीकेबल होने वाला है। तो आईसीडीआर के अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। देखो आज हम लोग छोटे छोटे अमेंडमेंट करेंगे और ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट है नहीं वैसे। तो क्या क्या छोटे छोटे अमेंडमेंट्स और कवर किए हैं हमारे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 और 3 की, रीड और इनवीट का। देखिए इसमें एक फ्रेमवर्क जो है सेबी ने यहाँ पे अनाउंस किया हुआ है, जिसके कंसर्न में इन्होंने बात की है कि प्राइवेट को पब्लिक को किस तरह से कन्वर्जन वगैरह किया जा सकता है। तो एक फ्रेमवर्क यहाँ पे सेबी का प्रेस्क्राइब किया गया है। तो क्या दे रखा है, लेट्स सी। फ्रेमवर्क फॉर कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिस्टेड इनवीट इनटू पब्लिक। तो अगर प्राइवेट से पब्लिक में आप कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो उस केस में क्या कंडीशंस या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करनी होगी। तो ये इंसर्शन है, एक नया अनाउंसमेंट जो था अभी सेबी का इनवीट के कंसर्न में, रीड के कंसर्न में, तो वो ऐड ऑन किया गया है। तो प्राइवेटली लिस्टेड इनवीट में कन्वर्ट इनटू पब्लिक इनवीट। हाउ? ऑन मेकिंग अ पब्लिक इशू ऑफ यूनिट्स थ्रू अ फ्रेश इशू या फिर ऑफर फॉर सेल, थ्रू अ फ्रेश इशू या फिर ऑफर फॉर सेल। आई होप मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं है फ्रेश इशू क्या होता है, ऑफर फॉर सेल क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने क्लासेस में सीखा है। In exercise of powers conferred by Section 11(1) of SEBI Act 1992, read with Rule Regulation 33-34 of InVIT Regulation। तो यहाँ पे अब कौन सा रेगुलेशन नंबर है, कौन सा सेक्शन है, वो इतना रेलेवेंट नहीं है। आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे आप चाहें तो प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको पब्लिक इशू लाना पड़ेगा। और पब्लिक इशू किस तरह से आ रहा है? पब्लिक इशू दो तरीके से आ रहा है। कौन कौन से दो तरीके से? या तो आप फ्रेश इशू कर रहे हो, फ्रेश इशू, या फिर आप क्या ला रहे हो? ऑफर फॉर सेल ला रहे हो। ठीक है, बात क्लियर है? फिर क्या बोलता है? यूनिट्स हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर ऑफ ए प्राइवेट लिस्टेड इनवीट may be offered for sale in the public issue in accordance with the regulation 14, provided that such unit shall be free from any encumbrance या फिर lock in on the date of listing of draft offer document, provided further that the unit holders other than the sponsors, its related parties and its associates who offer units towards the offer for sale shall not be eligible to participate in the public issue। अब देखो इम्प्लाइड सी बात है यहाँ पे। सबसे पहली बात इसने क्या बोला कि ऑफर फॉर सेल अगर आप लेके आ रहे हो तो ऑफर फॉर सेल में आपको कुछ रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। जैसे आईपीओ में हम रेस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं, एडिशनल कंडीशंस पढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पे भी कुछ एडिशनल कंडीशंस इन्होंने ऐड किए हैं। क्या बोला कि ऑफर फॉर सेल में आप एग्जिस्टिंग होल्डर्स के शेयर्स जो हैं वो दे सकते हैं। ऑफकोर्स ऑफर फॉर सेल का मतलब यही होता है कि एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स अपनी यूनिट्स को पब्लिक अलॉटमेंट के लिए दे रही हैं। तो यूनिट्स हेल्ड बाय एग्जिस्टिंग यूनिट होल्डर्स ऑफ प्राइवेट लिस्टेड इनवीट मे बी ऑफर्ड फॉर सेल इन द पब्लिक इशू इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन 14। लेकिन क्या बोला फिर? सच यूनिट्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी एनकम्ब्रेंस एंड लॉक इन। मतलब इन पे कोई भी चार्ज वार्ज नहीं होना चाहिए, साथ ही में इनका लॉक इन वॉक इन भी कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो ये कौन सी यूनिट्स हैं? फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस, और साथ ही में लॉक इन नहीं होना चाहिए, नो लॉक इन। भाई लॉक्ड इन सिक्योरिटीज को कैसे ऑफर फॉर सेल में दोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, है ना। फिर क्या बोला है? कब डेट पे होना चाहिए काम? ऑन द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। तो ये दोनों कंप्लाइंसेस कब इंश्योर करोगे? डीओडी के दिन इंश्योर करना है, ऑन डीओडी, ऑन डीओडी। देन क्या बोला कि प्रोवाइडेड फॉर दैट द यूनिट होल्डर्स other than sponsor, related parties and its associates, unit holders other than whom? Sponsors, related parties and associates who offers units towards the offer for sale। मतलब जो लोग खुद ऑफर फॉर सेल के लिए अपनी यूनिट्स ऑफर कर रहे हैं, shall not be eligible to participate in the public issue। मतलब खुद ही अपनी यूनिट्स ऑफर फॉर सेल के लिए दे रहे हैं और खुद ही पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हाउ इज दिस पॉसिबल? तो वो लोग पब्लिक इशू में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है? The minimum sponsor contribution for the public issue of units shall be either to the extent of 15% of the units issued through the public issue or to the extent of 15% of the post issue capital। लिमिट दे रखी है, कितनी लिमिट दे रखी है? मिनिमम स्पॉन्सर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, मिनिमम स्पॉन्सर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर पब्लिक इशू ऑफ यूनिट्स फॉर
पब्लिक इशू ऑफ यूनिट्स, दैट मीन्स कितना कॉन्ट्रीब्यूशन इनको लेके आना पड़ेगा, दैट वुड बी 15% ऑफ द यूनिट्स इशू थ्रू द पब्लिक इशू या फिर 15% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल. इट्स जस्ट लाइक प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. जैसे आप प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ते हो आईपीओ के अंदर, तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल. तो यहाँ पे एक तो हो गया 15% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, या तो ये, या फिर एक और ऑप्शन है कि आप जो इशू लेके आ रहे हो सिर्फ उसका ही परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो. तो जो पब्लिक इशू आप लेके आ रहे हो सिर्फ उसका 15%, वहाँ पे 20% होता है आईसीडीआर में आईपीओ के लिए, यहाँ पे 15% का कॉन्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट बोली है. Further, units held by sponsor in excess of minimum sponsor contribution shall be locked in for a period of 1 year from the date of listing of units allotted in the public issue. और इससे एक्सेस में जितना भी कंट्रीब्यूशन किया होगा 15% से एक्सेस में, उसको आपको 1 साल के लॉक इन में रखना पड़ेगा. What it said कि excess units held by sponsor in excess of minimum contribution shall be locked in for a period of 1 year. Fine. कंडीशन समझ में आ गई सबको. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, प्राइवेट इनवीट या रीट को आप पब्लिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आप या तो पब्लिक इशू लेके आ रहे हैं या फिर ऑफर फॉर सेल लेके आ रहे हैं, तो उनकी कंडीशंस हम देख रहे हैं. द मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन बाय एनी इन्वेस्टर अदर देन स्पॉन्सर इन एंड इट्स रिलेटेड पार्टीज कितना होगा, नॉट मोर देन 25%. तो कोई भी पर्सन मैक्सिमम कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकता है, 25% ऑफ टोटल यूनिट कैपिटल ऑन पोस्ट इशू बेसिस. तो मैक्सिमम जो यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है बाय एप्लीकेंट, दैट वुड बी 25%. ये तो हमारा किसके कंसर्न में हुआ कि प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट कर ले, उसके ये गाइडलाइंस यहाँ पे इशू की गई है. दूसरा इन्होंने क्या किया कि टाइमलाइन को रिड्यूस कर दिया है. जो पहले लिस्टिंग में टाइम 12 दिन का लगा करता था, अब उसको रिड्यूस करके 6 दिन कर दिया है. मोटा मोटा अब आप देखेंगे कि जितने भी इशू होते हैं यूनिट्स के, उन सब में टाइमलाइन को पहले 12 दिन लगा करते थे लिस्टिंग का सारा कंप्लाइंस करने में. अब दैट इज बीइंग रिड्यूस नाउ, और वो अब कितना कर दिया गया है, 6 दिन कर दिया है. बस ये 2 अमेंडमेंट्स हमारे किसमें है, रीट इन रीट में. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं हमारे एआईएफ में. एआईएफ में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक नया फंड इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, स्पेशल सिचुएशन फंड. स्पेशल सिचुएशन फंड कैटेगरी 1 एआईएफ. आपको याद होगा कैटेगरी 1 एआईएफ में हम डिफरेंट जो है एआईएफ पढ़ते थे, आई होप याद होगा. एक आध नाम जैसे सोशल वेंचर फंड हम पढ़ते थे इसमें, या फिर वेंचर फंड, एसएमई, है ना, ये सब पढ़ते थे. तो उसी में एक और नाम एड ऑन हो गया, स्पेशल सिचुएशन फंड. क्या है ये स्पेशल सिचुएशन फंड? तो देखिए अब नया टर्म ऐड हुआ है, तो माइट भी कि कोई शॉर्ट नोट बन जाए इस पर. तो स्पेशल सिचुएशन फंड मीन्स कैटेगरी 1 एआईएफ that invests in special situation assets in accordance with its investment objectives and may act as a resolution applicant under IBC. तो बेसिकली IBC के लिए यहाँ पे ये इस तरह का जो है स्पेशल फंड बनाया गया है. जो स्पेशल कंडीशंस के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कौन हुए, स्पेशल सिचुएशन फंड हो गए हैं. मान लीजिए आईबीसी चल रहा है, कोई कंपनी का वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग होना है, आईबीसी के अंदर कुछ चल रहा है ऐसा, और वहाँ पे कुछ वाइंडिंग अप की बजाय हम रिवाइव करने का प्लान कर रहे हैं, कंपनी में फंड्स की जरूरत है, तो वहाँ पे फंड्स प्रोवाइड करना थोड़ा रिस्की होता है ऑफ कोर्स. तो वो रिस्क कौन ले रहे हैं, स्पेशल सिचुएशन फंड्स ले रहे हैं. तो इस तरह के फंड्स जो इस तरह के स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्टमेंट करेंगे, दैट आर नोन एज स्पेशल सिचुएशन फंड्स. The provision of this chapter shall apply to special situation funds and scheme launched by such special situation funds. Investment in a special situation fund की क्या क्या conditions हैं देखें. Each scheme of a special situation fund shall have a corpus as may be specified by SEBI. तो सबसे बढ़िया पॉइंट होता है as may be specified. मतलब SEBI जैसा टाइम टू टाइम प्रेस्क्राइब करे, अब ऐसा कर लेंगे, मतलब याद नहीं करना कुछ नहीं, स्पेसिफाइड लिख देना. The special situation fund shall accept from an investor an investment of such value as may be specified by SEBI. तो बहुत ही बढ़िया बात है, सच वैल्यू. लेकिन ऐसा नहीं कि फिर आगे प्रेस्क्राइब नहीं होगा, तो प्रेस्क्राइब होगा तो हमें देखना भी पड़ता है ना. The special situation fund shall not accept investments from any other AIF other than the special situation fund. देखो 3 बातें इसने बोल रही. पहला बात, कॉर्पस क्या होगा, जो SEBI प्रेस्क्राइब करेगा, कॉर्पस जो SEBI बोलेगा. दूसरा क्या बोला, इन्वेस्टर्स से कितना इन्वेस्टमेंट लेगा, जैसा SEBI बोलेगा. ठीक है. और तीसरी बात क्या बोली इसने कि ये जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो या ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट, नॉट एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एनी अदर AIF, सिर्फ और सिर्फ किससे ले सकते हैं, स्पेशल सिचुएशन फंड से ही ले सकते हैं, उसके अलावा किसी और से नहीं ले सकते. इसके अलावा फंड ऑफ फंड अलाउ नहीं होगा. ठीक है. आगे क्या बोलते हैं देखो, इन्वेस्टमेंट बाय स्पेशल सिचुएशन
funds. Special situation funds shall invest only in special situation assets and may act as resolution applicant under IBC. However, the special situation fund shall not invest in. अच्छा देखो, स्पेशल सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये ऊपर डेफिनेशन में भी हमें समझ में आ गया था. आईबीसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी हमने देख लिया था. लेकिन कहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे? तो नंबर 1, एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. एसोसिएट या फिर द यूनिट्स ऑफ एनी अदर एआईएफ अदर देन यूनिट्स ऑफ स्पेशल फंड्स. तो ये बात भी हमने ऊपर पढ़ ली कि एआईएफ कौन सा वाला, स्पेशल सिचुएशन फंड के अलावा ये कहीं और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे. और तीसरा, यूनिट्स ऑफ स्पेशल सिचुएशन फंड मैनेज या स्पॉन्सर्ड बाय इट्स मैनेजर, स्पॉन्सर्स या एसोसिएट्स ऑफ इट्स मैनेजर या स्पॉन्सर. 3 लोगों को यहाँ पे एक्सक्लूड किया गया. नंबर 1, देखो भैया एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट करोगे तो लफड़ा हो जाएगा. एसोसिएट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है. किसी दूसरे एआईएफ में जिसका काम स्पेशल पर्पस नहीं है, स्पेशल सिचुएशन नहीं है, उसमें नहीं कर सकते इन्वेस्टमेंट. भाई हम किस में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे? हम स्पेशल वाले हैं तो स्पेशल वालों से ही पैसा ले सकते हैं, उन्हीं में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. और यूनिट्स ऑफ स्पेशल सिचुएशन फंड मैनेज्ड या स्पॉन्सर्ड, किसने मैनेज या स्पॉन्सर किया? बाय इट्स मैनेजर, स्पॉन्सर या एसोसिएट्स. एसोसिएट्स किसके? ऑफ मैनेजर और स्पॉन्सर, मतलब कनेक्टेड लोग हो गए. तो अगर ये कनेक्टेड लोग हैं तो ऑफ कोर्स फिर इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट आ जाता है. तो हम इंडिपेंडेंट लोगों में ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्टेड में नहीं कर सकते हैं. इसलिए ये 3 लोग जो है यहाँ पे एक्सक्लूड किए गए हैं. एनी इन्वेस्टमेंट बाय स्पेशल सिचुएशन फंड इन स्ट्रेस लोन एक्वायर्ड अंडर क्लॉज 58 ऑफ मास्टर डायरेक्टिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन 2021 as amended from time to time shall be subject to lock-in as may be specified by SEBI. तो अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट जो किया है आरबीआई की गाइडलाइन में किया है तो उस पर लॉक इन वही रहेगा जो सेबी स्पेसिफाई करेगा. तो बहुत ही बढ़िया बात है, स्पेसिफाई करते रहो. इन दिस कॉन्टेक्स्ट सेबी वाइट सर्कुलर नंबर सेबी दिस, अब सर्कुलर नंबर याद नहीं करना बिल्कुल भी. हाँ, स्पेसिफाइड द फॉलोइंग. क्या स्पेसिफाई किया है? ईच स्कीम ऑफ एसएसएफ शैल हैव अ कॉर्पस. अच्छा ऊपर पढ़ा था हमने कॉर्पस क्या होगा? एज स्पेसिफाइड, है ना. तो ये देखो कितना होगा? 100 करोड़ रुपए. तो सेबी ने प्रेस्क्राइब कर दिया है कॉर्पस 100 करोड़. दूसरा, एसएसएफ शैल एक्सेप्ट एन इन्वेस्टमेंट ऑफ वैल्यू नॉट लेस देन 10 करोड़ रुपीज फ्रॉम एन इन्वेस्टर. अब देखो स्पेशल सिचुएशन फंड है ना, और हमें ऑब्वियसली ऐसे खतरनाक सिचुएशन में फंस गए हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराना है. तो वहाँ पे जो बड़े बड़े धंधा सेठ हैं, अब देखो एआईएफ में आपको पता है वैसे भी धंधा सेठ इन्वेस्टमेंट करते हैं. वहाँ पे 1 करोड़ बोला था, अब यहाँ पे लिमिट 10 करोड़ की हो गई है. 10 करोड़ फ्रॉम एन इन्वेस्टर. In case of an accredited investor, the SSF shall accept an investment of value not less than 5 crore. Further, in case of investor who are employees or directors of SSF या employees or directors of SSF, the minimum value of investment shall be 25 lakh rupees. Sorry, shall be 25 lakh rupees. तो आपको याद है जैसे नॉर्मली भी हम एआईएफ में बात करते तो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स के लिए अलग था, उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह के लिए अलग लिमिट दे रखी थी. एग्जैक्टली यहाँ पे भी एसएसएफ में भी 3 लिमिट्स दे रखी है. नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कितना बोला? 10 करोड़. ये नॉर्मली 10 करोड़. दूसरी लिमिट क्या बताई इन्होंने कि अगर आप क्या हैं एक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स हैं, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर हैं, तो उनके लिए लिमिट रिड्यूस करके कितनी कर दी है? 5 करोड़ कर दी है. दैट इज ऑफ 5 करोड़. और तीसरा किसके लिए? हमारे एम्प्लॉयज़, है ना, डायरेक्टर्स मैनेजर्स के लिए. डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, इनके लिए लिमिट और रिड्यूस करके कितनी कर दी है? 25 लाख रुपए कर दी है. ठीक है. SSF intending to act as resolution applicant under IBC shall ensure compliance with the eligibility requirement provided thereunder. तो IBC का जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. चलिए आगे बढ़ते हम. जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस जो हमने पढ़ी थी, ये वैसे हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिया है, लेकिन जो बच्चे पुराने लेक्चर्स देख रहे हैं, पुराना जिन्होंने पढ़ा था, उनके लिए मैं ये बता रही हूँ. तो जनरल इन्वेस्टमेंट कंडीशंस जो है उनमें जो डी क्लॉज है उसमें आपको ये इंसर्ट करना है. तो कैटेगरी 3 AIF shall invest not more than 10% of investable fund in a investee company directly or through investment in units of other AIF, and the large value funds for accredited investor of category 3 AIF may invest up to 25% of the investable fund in an investee company directly or through investment in units of other AIF. देखो इस रेस्पेक्टिव पॉइंट का क्या मतलब था कि ये किसकी बात कर रहा है? कैटेगरी 3 AIF की बात कर रहा है. कैटेगरी 3 AIF कहाँ क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है? शैल इन्वेस्ट नॉट मोर देन हाउ मच?
10%। 10% किसका? इन्वेस्टेबल फंड का। किसमें? इन एन इन्वेस्टिंग कंपनी, मतलब एक इन्वेस्टिंग कंपनी में आप मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हो? 10% का पैसा लगा सकते हो। किसके लिए बोला ये? कैटेगरी 3, इनके पास जो भी इन्वेस्टेबल फंड है उसका मैक्सिमम 10% कहाँ लगाओगे? वन इन्वेस्टिंग कंपनी में लगाओगे मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं लगाना, एक ही जगह सारा पैसा नहीं डुबाना है, ठीक है? इसलिए फिर क्या बोला? कैसे लगाओगे? डायरेक्टली या थ्रू इन्वेस्टमेंट इन यूनिट्स ऑफ अदर AIF एंड द लार्ज वैल्यू फंड्स फॉर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर ऑफ कैटेगरी 3, ये क्या कर सकते हैं? अप टू 20% कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जो एक्रेडिटेड इन्वेस्टर है उनके लिए हर जगह एग्जाम्पशन है। अगर आप एक्रेडिटेड इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए लिमिट 10% की जगह पे कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी, डबल हो जाएगी लिमिट। बात क्लियर? फिर क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी ऑफ एन इन्वेस्टिंग कंपनी Category 3 AIF investment may calculate the investment limit of 10% of either the investable funds or the net asset value of the scheme, and large value funds for accredited investor Category 3 AIF may calculate the investment limit of 20% of either the investable fund या net asset value of the scheme subject to the condition specified by the board from time to time। मतलब यहाँ पे किस पे कैलकुलेट करना है? वो परसेंटेज प्रेस्क्राइब करने की बात कर रहा है। देखो एक बार वापस देखते हैं। फॉर इट सेड इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी ऑफ एन इन्वेस्टिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड इक्विटी ऑफ एन इन्वेस्टिंग कंपनी, आप इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, उसकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, लिस्टेड इक्विटी में, तो कैटेगरी 3 AIF में कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट लिमिट। आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? 10% या तो इन्वेस्टेबल फंड या फिर नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम, इन्वेस्टेबल फंड या फिर नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम, दोनों में से कुछ भी। और अगर एक्रेडिटेड इन्वेस्टर हैं तो उनके लिए क्या बोला? मैं कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ 20% आइदर द इन्वेस्टेबल फंड या फिर नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। तो बेसिकली दोनों में ही ये बोला है कि इन्वेस्टेबल फंड या फिर नेट एसेट वैल्यू का परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे, 10% या 20% जो भी एप्लीकेबल है, और उसके हिसाब से मैक्सिमम उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सिंगल इन्वेस्टी में इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो AIF में बस इतना सही अमेंडमेंट है। और देन उसके बाद हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 की, हमारी डेट सिक्योरिटीज़ की हम बात कर रहे हैं। देखिए डेट सिक्योरिटीज़ में जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी हमने क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिए थे। ये सारे अमेंडमेंट्स हम क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें ये नया अमेंडमेंट जो ऑलरेडी क्लास पढ़ चुके हैं उनको नहीं है, नया अमेंडमेंट जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए अमेंडमेंट है। तो ऑब्लिगेशन ऑफ द इशूअर, इसमें एक पॉइंट इंसर्ट जो है वो करेक्शन है। जो ऑब्लिगेशन था रेगुलेशन 23, इसका सब रेगुलेशन 5 में अमेंडमेंट है। The issuer shall ensure that the secured debt securities are secured by 100% security cover। पहले इतना ही था, फिर उसके बाद इन्होंने क्या ऐड ऑन कर दिया? हायर सिक्योरिटी कवर एज पर द टर्म्स ऑफ द ऑफर डॉक्यूमेंट और डिवेंचर ट्रस्ट डीड सफिशिएंट टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट देयर ऑन एट ऑल द टाइम्स इशू द डेट सिक्योरिटी। मतलब अब जो नया प्रोविजन है उसके हिसाब से आपकी जो भी सिक्योरिटी कवर होगा वो सिक्योरिटी कवर या तो 100% हो सकता है या 100% से ज़्यादा हो सकता है जितना आपने ट्रस्ट डीड में मेंशन किया था। तो जो लेकिन वो कितना सफिशिएंट होना चाहिए? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों के पेमेंट में। तो ये हमने ऑलरेडी अमेंडेड ही क्लास में पढ़ा था। फिर उसके बाद अदर ऑब्लिगेशन ऑफ लीड मैनेजर जो है रेगुलेशन 38, ये भी हम ऑलरेडी क्लास में कवर कर चुके हैं। इसमें भी सेम यही बात है, वो सिक्योरिटी कवरेज के बारे में बात की थी कि लीड मैनेजर शैल इंश्योर दैट द सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज आर सिक्योर्ड बाय 100% सिक्योरिटी कवर या हायर सिक्योरिटी कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट या फिर डिवेंचर ट्रस्ट डीड। मतलब अगर आपने ट्रस्ट डीड में या ऑफर डॉक्यूमेंट में हायर परसेंटेज मेंशन किया है तो आपको वो मेंटेन करना पड़ता है, और ये सफिशिएंट होना चाहिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मीट आउट करने के लिए। दिस वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू। ड्यू डिलिजेंस बाय डिवेंचर ट्रस्टी, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो जो लोग क्लास में पढ़ चुके हैं उनके लिए ये अमेंडेड ही है ऑलरेडी। The debenture trustee shall at the time of filing of draft offer document with the stock exchange and prior to the opening of public issue of debt security furnish to the board and stock exchange due diligence certificate। अच्छा, अब DD सर्टिफिकेट हमेशा जाता ही है, हम जो भी इशुएंस लेके आए हमेशा DD सर्टिफिकेट देना होता है। उसमें पहले सिर्फ एक ही DD सर्टिफिकेट की बात थी, दिस वन, फिर एक और अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन किया। क्लास में हमने अमेंडेड ही पढ़ा था। सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज है तो फॉर्मेट कौन सा रहेगा? स्केड्यूल 4 का। वेयर एज अनसिक्योर्ड है तो 4A का फॉर्मेट रहेगा। तो फॉर्मेट के बारे में इन्होंने इसमें एक अमेंडमेंट डाला था। तो बस ये 3 छोटे छोटे से अमेंडमेंट्स जो है डेट सिक्योरिटीज चैप्टर में कवर होंगे। एंड लास्टली हमारे LODR में जो अमेंडमेंट्स हैं वो भी हम क्लास में ऑलरेडी अमेंडेड ही पढ़े थे। तो क्या यहाँ पे अमेंडमेंट्स कवर हुए थे? तो रेगुलेशन नंबर 40 की हम बात कर रहे हैं।
तो 40 ट्रांसफर ट्रांसमिशन का ट्रांसपोजिशन का हमारा रेगुलेशन था, उसमें एक प्रोविजो ऐड हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर इफेक्टिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी शैल नॉट बी प्रोसेस्ड अनलेस द सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन डीमैट फॉर्म विद द डिपॉजिटरी। मतलब ट्रांसफर सिर्फ और सिर्फ डीमैट में ही हो सकता है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अभी फिजिकल ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा एक और प्रोविजो ऐड हुआ कि ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन हेल्ड इन फिजिकल या डीमैट शैल बी इफेक्टेड ओनली इन डीमैट फॉर्म। पहले जैसे परमिटेड था कि आप फिजिकल में भी कर सकते थे ट्रांसमिशन वगैरह, वो यहाँ पे अब मना हो गया है। ट्रांसमिशन या ट्रांसपोजिशन वो भी किस में होगा, डीमैट में ही होगा। इसीलिए यहाँ पे ट्रांसमिशन में एक पीरियड जो है वो चेंज हो गया है। पहले ट्रांसमिशन में 2 पीरियड दे रखे होते थे, फिजिकल के लिए अलग और डीमैट के लिए अलग, तो अभी एक ही पीरियड हो गया है 7 डेज, क्योंकि अब एक ही कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट, डीमैट। तो इसलिए अब 2 पीरियड का कोई सेंस ही नहीं है। द लिस्टेड एंटिटी शैल कंप्लाई ऑल द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज। पहले शेड्यूल 7 सिर्फ ट्रांसफर के लिए एप्लीकेबल था, क्योंकि ट्रांसमिशन जो था वो फिजिकल भी हो रहा था, तो इसलिए अभी यहाँ पे ट्रांसफर ट्रांसमिशन दोनों के लिए ही सेम स्केड्यूल एप्लीकेबल हो गया है। तो जहाँ जहाँ रेड हो रखा है वो सारा हमारा अमेंडमेंट था। चलिए नेक्स्ट जो है रेगुलेशन नंबर 54 में हमारा अमेंडमेंट है। पहले असेट कवर जो बोलते थे उसको अब सिक्योरिटी कवर बोलने लग गए हैं, तो असेट कवर की जगह पे नाम चेंज होकर सिक्योरिटी कवर कर लीजिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योर्ड लिस्टेड, तो लिस्टेड के आगे क्या वर्ड ऐड हो रहा है, सिक्योर्ड। नॉन कन्वर्टेबल डेट इंस्ट्रूमेंट लिस्टेड एंटिटी शैल मेंटेन 100% सिक्योरिटी कवर या फिर हायर सिक्योरिटी कवर। देखो जैसे अभी हमने डेट सिक्योरिटी में भी अमेंडमेंट देखा था वैसा ही है, या फिर हायर सिक्योरिटी कवर एज पर द टर्म्स ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट या डिबेंचर ट्रस्ट डीड टू डिस्चार्ज द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट देयर ऑन। पहले से प्रिंसिपल अमाउंट था, अब बोला यार इंटरेस्ट भी तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसको भी तो इंक्लूड करो, तो यहाँ पे इंटरेस्ट भी एड ऑन हो गया है। प्लस यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है आपका, उसमें द लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज द सिक्योरिटी कवर, जहाँ जहाँ पे असेट कवर था उसको इन्होंने सिक्योरिटी कवर डाल दिया है। तो ये बस इतने से अमेंडमेंट्स है, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो ये सारे अमेंडमेंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। तो छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं और इनको आप अपने नॉर्मल जो पढ़ाई करें उसके साथ इंक्लूड कर लीजिए और बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करिए। एकदम बिल्कुल बिंदास कॉन्फिडेंस पेपर देना है। पेपर में चाहे कुछ भी क्यों ना पूछे, आपको लगे कि आपको नहीं आता है, स्टिल आपको पेपर छोड़ना नहीं है, पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। कॉन्फिडेंट रहिए, बिलीव करिए खुद पे। अगर हम बिलीव के साथ, फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ पेपर देंगे तो फॉर श्योर आप अटेम्प्ट निकाल पाओगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लूज़ करोगे तो चाहे आपने पूरे अटेम्प्ट में कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो, आपका 3 घंटा अगर आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बी कॉन्फिडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।